हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज हम फिर से आपके लिए जो इग्नू बीएससी का हम कोर्स कर रहे थे उसका हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और ये हमारा होने वाला है पार्ट 2। और एक कौन से टाइम का है तो आंसर है दिसंबर 2025। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं और आज बारी है सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट में हमें किन किन क्वेश्चंस को देखना है, चलो एक बार उनको फटाफट देखते हैं और सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का। अब वेक्टर फॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये तो हमें पता है क्योंकि हम ये बेसिक क्लासेस सीखते आए हैं। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आसान होने वाले हैं। चलो एक बार क्वेश्चन पर नजर डाल दो। द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय। अब जो इसने बात बोली है कि द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम का क्या मतलब है? इसका मतलब यह होता है कि पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ बदल रही है। बोले तो टाइम जैसे जैसे बीत रहा है वो पार्टिकल कभी यहां कभी वहां कभी यहां कभी वहां कभी यहां कभी वहां वो कंटिन्यू मूव करता जा रहा है। तो उसकी पोजीशन कंटिन्यू बदल रही है और उसकी इक्वेशन हमें यहां पर दे रखी है। अब ये कहता है कि डिटरमाइन इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। निकाल लेंगे so that both its speed and the magnitude of its acceleration are constant। हाँ, इनका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, वो निकाल लेंगे और ये कांस्टेंट है वो भी बताना है। तो अब न्यूमेरिकल करते कैसे हैं इसका मैंने आपको तरीका बताया था। जिस चीज को ये पूछता है निकालने के लिए या पता लगाने के लिए उसका पहले फॉर्मूला लिखो। चलो फॉर्मूला क्या है, हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और पोजीशन गिवन है। इसके रिगार्डिंग कौन सा फॉर्मूला जानते हो आप? तो आंसर है कि वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आप जानते हो dr/dt। सही है ना? और एक्सेलरेशन के लिए जो आप फॉर्मूला जानते हो वो है dv/dt। अब जरा देखो, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है ना? और डेरिवेटिव करना हमें आता है तो हम कर लेंगे, यानी कि ये पार्ट निकल जाएगा। v कैलकुलेट हो जाएगा तो वेलोसिटी का भी डेरिवेटिव करना है ताकि क्या निकल जाए? एक्सेलरेशन। तो ये दोनों ही पार्ट इसी फॉर्म से हो जाएंगे, हमें कोई एक्स्ट्रा हाथ पार मारने की जरूरत नहीं है। चलो फिर सॉल्व करते हैं इसको इसी से। नाउ एग्जाम में लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वर्डिंग के साथ कि वी नो v इक्वल्स dr/dt, क्योंकि जो पोजीशन है वो वेक्टर फॉर्म में है तो वेलोसिटी भी वेक्टर फॉर्म में ही निकलेगी। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। हमारे पास क्या है पोजीशन? 5 cos 4t, 5 cos 4t i कैप प्लस 5 sin 4t j कैप प्लस k कैप। ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। अब इस इंफॉर्मेशन के आगे हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? तो अगर इसको डेरिवेटिव करोगे तो वो आपको आना चाहिए, ये हो जाएगा 5 माइनस साइन 4t, फिर हम 4t का भी डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि डेरिवेटिव का रूल है पावर फंक्शन एंगल। पावर है नहीं, फंक्शन हम डेरिवेटिव कर दिया, जो कॉस का माइनस साइन होता है। अब एंगल की बारी है और उसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 4। सही है ना? और फिर क्या बचेगा? आई कैप प्लस सेम इसका भी 5 एज इट इज, साइन को डेरिवेटिव करेंगे, ये आ जाएगा कॉस 4t, फिर 4 और t में 4t का डेरिवेटिव करेंगे, ये आ जाएगा 4 और फिर इसके साथ j कैप। ठीक है, और k जो है वो कांस्टेंट है, यहां पर कुछ और है नहीं जो टाइम के साथ डिपेंड करता हो। अगर टाइम पे डिपेंड नहीं करता, कुछ नहीं है, तो हम जानते हैं हम टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं। तो चेंज तो तब निकलेगा जब वहां पर टाइम के साथ कुछ हो, वेरिएबल हो। अब ये तो कांस्टेंट है तो चेंज कितना आएगा? 0। उसको नहीं करना डेरिवेटिव। तो कितना आया आंसर? चलो यहां लिखेंगे 5 4 20 माइनस 20 साइन 4t आई कैप प्लस 5 4 20 कॉस 4t j कैप। ये आ जाएगी वेलोसिटी। अब अगर ये वेलोसिटी निकल चुकी है तो हम यहां से निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। सही है? चलो अब एक्सेलरेशन के लिए फटाफट देखना, इसी में इसका डेरिवेटिव करेंगे। सो एक्सेलरेशन भी वेक्टर फॉर्म में आएगा क्योंकि वेलोसिटी भी कैसी है? वेक्टर फॉर्म में। क्या डायरेक्ट कर दें डेरिवेटिव? चलो डायरेक्ट कर देते हैं। -20 को -20 रहने दो,
साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और 4t भी साथ में आएगा क्योंकि फंक्शन कॉस, फंक्शन कौन है साइन, साइन का किया cos 4t, अब एंगल का करेंगे 4t का करेंगे 4 आ जाएगा और वो मल्टीप्लाई में, और ये क्या आएगा आई कैप। सिमिलरली अब 20 cos का होता है माइनस, तो मैंने पहले लगा दिया -20 मल्टीप्लाई 4 क्योंकि 40 का भी आएगा और साइन 40 जे कैप। क्या यही बनेगा हमारे पास? चलो इसका आंसर लिख लो फटाफट। माइनस में 80 cos 4t आई कैप, फिर ये भी आ जाएगा -80 साइन 4t जे कैप। तो ये चीज क्या आ चुकी है हमारी एक्सेलरेशन की वेक्टर फॉर्म। अब इसके बाद हमें निकालना है इनका मैग्नीट्यूड। चलो मैग्नीट्यूड पे भी काम करते हैं। ठीक, अब इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी का निकालेंगे मैग्नीट्यूड। नाउ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आप जानते हो कि यहाँ पर I और J दोनों ऑर्थोगोनल हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, और अगर परपेंडिकुलर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो -20 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 400, ठीक है। साइन स्क्वायर 40, क्लियर। फिर उसके बाद +20 का अगेन ये हो जाएगा 400 cos स्क्वायर 40, ठीक है। अब अगर हम 400 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बचेगा 400 कॉमन, यहां बचेगा साइन स्क्वायर 40 और वहां बचेगा cos स्क्वायर 40, ये बचेगा ना हमारे पास कॉमन लेने के बाद। और आप जानते हो एक प्रॉपर्टी कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, इसलिए यहां पर ये 1 हो जाएगा, बचेगा कितना 400। और अब इस केस में अगर ये 400 बचा, मैं इसको यहां कर देता हूं, ठीक है, प्लीज यहां नोट करना। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा, रूट में 400, और रूट से वैल्यू बाहर निकालोगे इट विल बी 20, जो भी इसकी यूनिट्स होगी मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड अभी हमें नहीं पता वो क्या यूनिट है, तो हमने ये लिख दिया 20 यूनिट्स। क्या ये नंबर में आ चुका है? बिल्कुल, इसमें कोई टाइम का फंक्शन है नहीं है, टाइम यहां पर है ही नहीं, ठीक है। अगर टाइम के साथ यहां कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो ये चीज कैसी है, कांस्टेंट। तो ये पार्ट हमारे पास हो गया। अब ऐसे ही करना है एक्सेलरेशन के लिए। चलो करें क्या एक्सेलरेशन के लिए, वहां पर करते हैं स्पेस बनाकर, ठीक है। चलो इधर जगह बन सकती है हमारे लिए, बहुत है ना। अब करेंगे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सिमिलरली, है ना, जैसे हमने v का निकाला वैसे ही एक्सेलरेशन निकालेंगे। रूट में करेंगे, देखो ये भी बनेगा -80 का स्क्वायर करेंगे तो 6400, ठीक है। cos स्क्वायर 40, ये साइन स्क्वायर 40, और दोनों में सेम आएगा तो हम इसको यहाँ पर अगेन 1 लिख सकते हैं जैसे हमने वेलोसिटी का लिखा था। और 6400 का रूट क्या आता है, बाहर निकालोगे तो 80 यूनिट्स। तो ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू, जो कि ये भी टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि एक्सेलरेशन हो या वेलोसिटी हो, ये दोनों की दोनों ही कैसी हैं, कांस्टेंट है। क्या ये बात समझ में आ चुकी है ना? हमने इनको कांस्टेंट प्रूव भी कर दिया और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन दोनों को भी हमने अलग से कैलकुलेट कर लिया था। आगे बढ़े, अब देख लो आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारे लिए ये जो क्वेश्चन है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का है। अब तक जो मैंने क्वेश्चन कराए थे वहां पर ये वाली टर्म नहीं मिली थी आपको, बस हमने सॉल्व किया था। अब ये एग्जैक्ट होने का क्या मतलब होता है? एग्जैक्ट होने के लिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम ऐसा कुछ शो कर दें, मैं बताऊंगा ये क्या चीज है, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करना बस। ऐसा कुछ शो कर दें तो हम बोलते हैं कि वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। अब एग्जैक्ट होने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे शो करेंगे, चलो एक एक करके स्टेप करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स वाई डैश,
यानी कि x dy बाई डी एक्स प्लस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। सही बात है। अब हम इसको एग्जैक्ट दिखाने के लिए हम ना इसको सबको dx से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बचेगा x dy, और अगर dx से मल्टीप्लाई करेंगे वो dx कट जाएगा, इसको हटा दो। 2x dx प्लस वाई dx इक्वल 0। एक स्टेप और देखो जरा, मैं y वाले को बाद में लिखूंगा, ठीक है ना। देखो यहां पर और यहां पर दोनों में dx है वो कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा 2x प्लस वाई dx प्लस, और यहां बचेगा x dy इक्वल्स टू 0। अब जो ये हमारे पास इक्वेशन आई है, इसको बहुत ध्यान से देखना, और मैं क्या करने जा रहा हूं वो भी सीखना। इसको हम एक फॉर्म में बोलते हैं, और वो फॉर्म होती है m dx प्लस n dy इक्वल्स 0। ये जो फॉर्म है यहां से एग्जैक्ट मैच कर रही है, जिससे हमें m की वैल्यू और n की वैल्यू पता लग जाएगी, और इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करके इस ODE को हम एग्जैक्ट शो कर सकते हैं। तो करें काम, चलो भाई हम इसका काम शुरू करते हैं। नाउ n कितना आया बोलो? m हो जाएगा 2x प्लस वाई, एंड n कितना हो जाएगा? n हो जाएगा x dy, यानी x हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, देयरफॉर अब इसको एग्जैक्ट शो करना है हमें। टू शो एग्जैक्ट ODE, ये हम करेंगे प्रॉपर्टी, है ना। तो फर्स्ट हम निकालेंगे डेल m बाय डेल y। चलो बता दो जरा क्या आएगा। अगर पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो याद रहे हम कब करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, जब कोई एक फंक्शन वो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता हो। दिख भी रहा है यहां पर x भी है y भी है, हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं? y के, तो x वाला हो जाएगा कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा, मैं लिख के कराता हूं आपको, अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा इसका डेरिवेटिव 0, प्लस में dy बाई डी करेंगे, ये आ जाएगा 1, है ना। इसी तरह से सिमिलरली इसी तरह से अब हम करेंगे n के लिए। n कितना है? x है, तो d या डेल बाय डेल x करेंगे, ये भी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ये दोनों पार्ट आ रहे हैं ना। इसी बात को हम यहां लिख सकते हैं, देयरफॉर द गिवन ODE इज एग्जैक्ट। बिकॉज क्यों एग्जैक्ट है? बिकॉज डेल m बाय डेल y ये इसके इक्वल आ रहा है, ये हमने यहां पर शो कर दिया है। 1 और 1 दोनों आ रहा है। क्या ये ODE एग्जैक्ट हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है। ये आपका एक पार्ट तो कंप्लीट यहां से हो जाता है। अब इसको सॉल्व करने वाला हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, और मैं उसको जा रहा हूं सॉल्व करने। आप प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। आप इसको पहले अच्छे से नोट कर लो, समझ लो, फिर मैं इसको मिटाऊं और आपको मैं नेक्स्ट वाला कराता हूं सॉल्व। चलो सॉल्व कराऊं, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो जिस तरह से फंक्शन दिया है x dy बाय dx, और इस y को मैं जानबूझकर पहले लिख रहा हूं, और क्यों लिख रहा हूं आपको पता लग जाएगा, अभी बताता हूं मैं। और अगर देखो क्यों लिखा मैंने, क्या इतना पार्ट, मुझे आप जवाब देना, क्या इतना जो पार्ट है ये आपने पहले कभी ऐसा किया नहीं है? प्रोडक्ट रूल लगाया है ना, प्रोडक्ट रूल आपने प्रोडक्ट रूल लगाया होगा कि फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं तो पहले वाला कांस्टेंट है ना, जैसे भी करते हैं, फिर y एज इट इज और dx बाय dx, ये तो 1 हो जाएगा, हो नहीं जाएगा 1? इसको हटा दो, 1 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में क्या ये इसकी तरह मैच नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है मैच, है ना। देखो ध्यान से, एक बार फिर से देख लो हमने कैसे कैसे और क्या क्या किया, एक बार देखो जरा। इसको हमने लिखा भाई, अगर हम x को करेंगे डेरिवेटिव तो वो क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा d बाय, और नीचे क्या फंक्शन होता है? dy बाय dx जब करते हैं सॉल्व, है ना। तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है ना। अब यहां पर हमने जिसको डेरिवेटिव किया है, अब उसको हम एज इट इज रखेंगे, यानी y को एज इट इज,
फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये हो जाएगा 1, हो नहीं जाएगा 1, देख लो एक बार, बिल्कुल हो जाएगा कि नीचे dx, ठीक है ना, हो जाएगा। अब ये जब मैच कर रहा है तो हम इस टर्म को आगे एक पार्ट और लिख सकते हैं, और वो ये लिख सकते हैं कि सर ये तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई है। मैंने कहा जी है, बिल्कुल है ना। अब ऐसा है तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको इंटीग्रेट। यहां से ओडीई को सॉल्व करने का तरीका होता है इसको इंटीग्रेट करना, और अब इंटीग्रेट करने के लिए मैं इन पूरे में dx की मल्टीप्लाई करता हूं। तो dx की मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले वाला क्या बचेगा, डी एक्स वाई प्लस 2x dx इक्वल्स 0 dx, सही ना। इंटीग्रेट कर लेंगे हम तो ये क्या बचेगा, छोटे छोटे dx y जो है वो x y, वो कंप्लीट x y बन जाएंगे। आपने ऐसे टर्म को इंटीग्रेट किया होगा कि ये dx, जब हम इसको छोटे छोटे इंटीग्रेट करते हैं तो ये x आता है, सही है ना। वैसे ही वहां पर छोटे छोटे एक्स वाई, उसको इंटीग्रेट किया हमने, एक्स वाई आ चुका है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बोलो कितना आएगा, क्या एक्स स्क्वायर आएगा, बिल्कुल। कांस्टेंट का, जीरो को इंटीग्रेट करते हैं तो वो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, बात समझना, ठीक है। अब देखो जरा, हम इसको y के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, c माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में x। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। बहुत आसान तरीके से आ गया, 1 2 3 4, 3-4 स्टेप में ये खत्म हो चुका है। तो क्या इतनी बात समझ में आई है? आई है तो बताओ, अब आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट आए और कमेंट में पूछो कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है, पक्का उसके लिए हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब एक बार इस क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, जो कि है कैलकुलेट द हाइट ऑफ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। अब ये जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट कौन सी होती है? ये एक ऐसी सैटेलाइट होती है जो हमारे अर्थ के एग्जैक्ट रिवॉल्यूशन पीरियड रखती है जितना हमारे अर्थ का अपनी एक्सिस पर है, यानी कि एक दिन में 24 घंटे का पीरियड। बोले तो ये सैटेलाइट है, ये हमारी अर्थ, ठीक है। तो अगर ये घूम रही है तो हमारी अर्थ और सैटेलाइट दोनों एक साथ चलते हैं और वो हमें रुकी हुई नजर आती है। दैट्स व्हाई इट इज जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। अब यहां पर आगे देखो, इसका क्वेश्चन क्या करना है, हाइट कैलकुलेट करनी है। कहां से? अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब इन सब में आपको डाटा जो दिया हुआ है ठीक है, लेकिन अब हमें यहां क्या करना है, तो बात सुनो। मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करके सिखाऊंगा कि अप्रोक्सीमेशन करके आप एग्जाम में कैसे कर सकेंगे, क्योंकि एग्जाम आपका इंपॉर्टेंट है और उस पहलू के लिए इसको कैसे सॉल्व करना है, चलो वो देखो जरा। लेकिन जरा पहले जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के लिए जरूरी क्या होता है, टाइम पीरियड। वो कितना होता है, 24 घंटे का। तो 24 घंटे में इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई करके तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 468, यानी कि 86400 सेकेंड। इतना सेकंड लगता है उसको रिवॉल्व करने में, अर्थ के साथ साथ टाइम पीरियड रखती है, इसीलिए। अब आगे की बात क्या है, देखो इसको आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। पहला, स्टार्ट डायरेक्ट कर सकते हो ऐसा रखकर कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, वो ग्रेविटी के इक्वल है। ये सैटेलाइट का मास है छोटा m, और ये इसकी टोटल हाइट है। ये कौन सी डिस्टेंस है ये समझा देता हूं मैं आपको, लेकिन हम इससे नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखाऊंगा उससे करेंगे। देखो मान के चलो कि ये अर्थ है, ठीक है ना। तो अर्थ के सेंटर से एक सैटेलाइट यहां घूम रही है हवा में, और ये हो गई अर्थ की रेडियस, ठीक है। साथ में ये हो गई डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमें इस h की वैल्यू निकालनी है, और जो यहां पर मैं r यूज करूंगा वो है अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट की टोटल हाइट। समझ गए ना आप? अगर ऐसा यूज होने वाला है तो चलो मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखवाता हूं और वहां से स्टार्ट करेंगे। वी नो, वो फॉर्मूला है केपलर्स थर्ड लॉ, और केपलर्स थर्ड लॉ का जो ये फॉर्मूला है वो है टाइम पीरियड का, और ये वैल्यू होती है 4π² डिवाइड में g मास ऑफ द अर्थ और मल्टीप्लाई में r³। और अगर r³ निकालोगे तो कितना आएगा, नीचे कर देते चलो कैलकुलेट। r³ निकालेंगे, ये आ जाएगा t² मल्टीप्लाई g
मास ऑफ द अर्थ डिवाइड में 4 पाई स्क्वायर। अब इसके बाद वैल्यू तो आप सब भी रख लोगे, चलो रख के बताओ क्या आएगी। तो हम बोलेंगे सर वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर की वैल्यू यानी कि 86400, ये वाली वैल्यू थी हमारी, और उसका स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी है 6.67, 10 की पावर -11, मास ऑफ द अर्थ हमें दिया हुआ है। सही है ना, यहां तक तो आप सब सेम करते। 4 पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 का स्क्वायर, यहां तक सेम करते ना आप, बिल्कुल करते। अब मैं यहां से आपको सिखाऊंगा कि कैलकुलेशन को अप्रोक्सीमेशन से कैसे किया जाए, और वही आपके इंपॉर्टेंट है जो आपको काम देगा एग्जाम में, वरना फिर आप छोड़ के आ जाओगे, वो गड़बड़ हो जाएगी। चलो देखो ध्यान से, ठीक है। अब हमें आर क्यूब है, पहले वाला नंबर 86,000 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 8.64, और ये 86,000 है। 8,000 होता तो 10 की पावर 3 आती, 86,000 है इसे 10 की पावर 4, और इसका क्या है स्क्वायर, फिर 6.67, बाकी सब सेम है। तो फटाफट से लिख दो, ये लो डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई 3.14 का स्क्वायर। अब इसके बाद अब अप्रोक्सीमेशन का खेल समझिए, ठीक है। देखो मैं इस वैल्यू को बढ़ाकर 9 लिख लूंगा, एक को बढ़ाया तो एक को घटा लो, मैं इसको 6 लिख लूंगा। फिर मैं इस वैल्यू में 3.14 है, इसको मैं 3 लिख लूंगा डायरेक्ट, ठीक है ना, बढ़ाकर थोड़ी सी, और फिर जो आंसर आएगा उसमें थोड़ा सा कम कर लेंगे, अब बढ़ा लेंगे, मतलब इसको हमने बढ़ाया तो आंसर में कम करना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड में वैल्यू है। ऐसा करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आर क्यूब का जो आंसर है, आर क्यूब का जो आंसर आएगा वो आएगा 9, 9 का स्क्वायर 81, 10 की पावर 4 है, उसको 10 की पावर 8 लिख लेंगे ना मल्टीप्लाई करके, 6 × 6 36 लिख लें, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको और इसको 10 की पावर 13 आ जाएगा, डिवाइड में 4 और 3 का स्क्वायर 9, ऐसा कुछ बचेगा। चलो 9 1 9, 9 से काटेंगे ये आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा कट के, तो क्या बचेगा हमारे पास, आर क्यूब आ जाएगा 9 × 9 81, और यहां पर 10 की पावर कितना आ जाएगा भाई जरा बताओ, ये 10 की पावर नहीं है, ये है 10 की पावर, एक ये में और एक ये 10 की पावर 21 आ जाएगा। अब रूट से बाहर निकालने हैं, चलो अब रूट से बाहर निकाल लेते हैं फटाफट से इसको। तो आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, हम 81 को क्या लिख सकते हैं सर, आंसर है 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27, और 27 3 81, तो यानी कि 3√3 इंटू में 10 की पावर 21, और 21 में क्यूब निकालेंगे 10 की पावर 7 बचेगा ना, क्योंकि पावर 3 कट जाएगी, क्योंकि 21 में अगर रूट निकालेंगे बाहर तो 1/3 करेंगे, इसलिए बचेगा 10 की पावर 7। ओके ना, चलो अब ये आ चुका है, तो चलो अब इसको सॉल्व करके बता दो। √3 की वैल्यू कितनी होती है, तो आंसर है 1.7। रूट में वैल्यू कैसे निकालते हैं पूछना, मैं इसे बता दूंगा, ठीक है, जिनको नहीं आइडिया हो, जैसे √5 की वैल्यू है ना, √41 की वैल्यू, इनका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखा दूंगा अगर आप पूछेंगे तो, ठीक है, कमेंट में पूछ लेना आप मेरे से। सॉल्व करते हैं इसको, ये आ गया हमारे पास आर की वैल्यू, और इसको और एग्जैक्ट पूरा सॉल्व कर लेंगे। 3 में √3 यानी कि 1.7 मल्टीप्लाई है, लगभग ये 2 से तो कम ही है ही, तो 3 2 6 होता है, तो 6 से कम लिख लेते हैं, लेट्स बी साइड 3, क्योंकि ये बनेगा 1.7 इंटू में 3 है ना, 1.7 को ऐसा 51 आ रहा है हमारे पास आंसर, हमने यहाँ बढ़ाया था ना नंबर, थोड़ा सा वो घटा के हमने 4.3 लिख लिया। आप 4.3 4.5 भी लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेशन चलती है। तो 4.3 10 की पावर 7 मीटर, ये हमारे पास आ रही है टोटल हाइट। अब इस टोटल हाइट में से जो हमारे पास आर था वो क्या था सर, इसमें रेडियस ऑफ द अर्थ और हाइट जुड़ेगी, हमें ये निकालना है एच की वैल्यू, तो निकाले चलो एच की वैल्यू। सो वो आ जाएगी एच इक्वल्स टू में टोटल हाइट कितनी है 4.3 10 टू द पावर 7, इसमें से माइनस कर लेंगे किसको, हम माइनस कर लेंगे रेडियस ऑफ अर्थ को, और वो कितनी है 6 इंटू में
10 की पावर 6.4 है ना, ये 6.4 10 की पावर 6, ये सॉल्व करना है अपने को। चलो, हाँ, तो इसको अब सॉल्व करने के लिए दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, है कि नहीं। इस नंबर को हम घटाएंगे 6 लिख लेंगे, इसको बढ़ा के हम लिख लेंगे 5, चलेगा ना। अब इसका पावर सेम करने के लिए इसमें जो 10 की पावर 7 है, एक 10 इसको दे देंगे तो ये बचेगा 50, ठीक है ना। और यहां बचेगा माइनस का 6। अब ये दोनों की पावर सेम आ जाएगी, ये भी 10 की पावर 6 बचेगी, वो भी 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 कॉमन आ जाएगी। कितना आंसर आ रहा है? 44 10 की पावर 6, ठीक है ना। ठीक है, और 44 10 की पावर 6 को हम लिख सकते हैं 4.4 10 की पावर 7 मीटर, ये हमारे पास आ जाएगा। अप्रोक्सीमेशन का खेल समझ में आया कैसे किया गया है? तो कोई भी कैलकुलेशन छोड़ मत देना, अप्रोक्सीमेशन करके आप आंसर निकाल सकते हो। बात समझ में आ चुकी है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो ध्यान से देखिएगा वो क्वेश्चन क्या है। अच्छा, वो क्वेश्चन है वेरिएबल मास ऑफ रॉकेट प्रॉब्लम। अच्छा, इसको थोड़ा सोचना कैसे है। अगर मास वेरिएबल है तो जिस तरह से हम मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ते हैं, यहां पर भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा खेल चेंज हो जाता है। अभी क्या खेल बदला है उससे पहले जरा एक क्वेश्चन में देखो। द मास ऑफ टू स्टेज रॉकेट। टू स्टेज रॉकेट क्या होता है? एक ऐसा जिसमें दो खाने होते हैं, दो खाने यानी दो ब्लॉक, एक में फ्यूल दूसरे में भी फ्यूल। अब ऐसे केस में रॉकेट का पूरा मास दे रखा है 1000, इसमें फ्यूल का मास भी ऐड होता है, रॉकेट का मास भी ऐड होता है, पे लोड जो उसके अंदर और भी एक्स्ट्रा सामान होते हैं उनका ये टोटल मास दिया हुआ है। और ऐसे केस में क्या होता है, जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो फ्यूल बर्न होता है। अब एक चैम्बर में से जब पूरा फ्यूल बर्न हो जाएगा तो दूसरा चैम्बर ऑटोमेटिक बेकार हो जाएगा, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और जब रॉकेट में ऐसा होता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या बोल रहा है ये। द फर्स्ट स्टेज बर्न्स इन इट, द रॉकेट इजेक्ट्स अ स्ट्रीम। तो रॉकेट में से एक धुआं निकलता है, एक स्ट्रीम निकलती है जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी इतनी है। व्हाट इज द रॉकेट्स वेलोसिटी आफ्टर द फर्स्ट स्टेज इज इजेक्टेड। इसमें जिसने पूछा है कि व्हाट इज द रॉकेट्स वेलोसिटी आफ्टर द फर्स्ट स्टेज इज इजेक्टेड, बोले तो जब रॉकेट को लॉन्च किया गया, पहले चैम्बर में से फ्यूल जलता है जलता है जलता है, मास उसमें से खत्म होता है। जैसे ही वो पूरा मास खत्म हो जाता है उस टाइम पर क्या वेलोसिटी है वो निकालनी है। और इसका एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला ये होता है कि वेलोसिटी टोटल हो जाती है रिलेटिव वेलोसिटी, और इसमें लॉग का फॉर्मूला लगता है कि वेरिएबल मास है तो लॉग का फॉर्मूला लगता है, ये लगता है इनिशियल मास डिवाइडेड बाय फाइनल मास, ठीक है ना। इस पार्ट को आप फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट लिखो कि इसका ये फॉर्मूला होता है, आप नोट कर लो क्योंकि आपके काम आएगा। अब इसको सॉल्व करें। चलिए, तो ये क्या वेलोसिटी है, ये है चेंज इन वेलोसिटी, जो कितनी होती है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अच्छा, रॉकेट का इनिशियल मास कितना है 1000, फाइनल कितना हो जाएगा, इसमें से कितना मास निकाल दिया है 600 kg, जो फ्यूल है वो बर्न हो गया तो 600 किलो मास कम हो गया, फाइनली कितना बचेगा 400, एक हेयर में से कट गया ना। तो अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अब इसमें मेंशन कहीं नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि वो 0 है, तो हमें यही वेलोसिटी निकालनी है ना। और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है वो आपको दे रखी है, रिलेटिव वेलोसिटी इट इज 1500 लॉग नेचुरल, इसको डिवाइड करोगे 2.25 आ जाएगा। अगर आप उसकी वैल्यू पता है तो वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे, एग्जाम में नहीं गिवन तो इतने पे आंसर छोड़ देंगे, ओके। और इसकी वैल्यू अराउंड थी 0.9 के अप्रॉक्स, 0.9 लॉग 2.25 की वैल्यू 0.93 के आसपास कुछ होती है। तो इसका जो आंसर है वो 1300 के अराउंड आएगा, 1357 लगभग इसका आंसर जो है वो इतना आ रहा होगा लगभग, क्योंकि हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता इसलिए मैं लगभग बता रहा हूं, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू गिवन हो रखो, मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो, ओके ना। अदरवाइज इसको इतने पे छोड़ के वहां कर सकते हो आप कंप्लीट। तो यहां तक
हम अभी इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं, अब लेकर आएंगे थर्ड पार्ट, उसमें हम सारे के सारे सॉल्यूशन पूरे खत्म कर लेंगे, तो हमारा दिसंबर 2025 का जो पीवाईक्यू है वो कंप्लीट हो जाएगा। होप कि यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही हैं और मजा आ रहा होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको भी अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना।